जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिक क्लासेस। देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बेसिकली जूनियर असिस्टेंट का कल जो जेकेएसएसबी ने एग्जाम लिया उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम जो भी जीके के 20 क्वेश्चन आए थे जिसमें जीके इंडिया एज वेल एज जीके जम्मू कश्मीर का पोर्शन था उसको हम डिस्कस करेंगे आज। जस्ट आंसर्स मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये आंसर तो तुम आंसर की से भी देख सकते हो और भी सर्च आउट करके देख सकते हो। मुझे यहाँ पर आपको एक तो इनके आंसर्स बताने प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक से रिलेटेड आपको देनी है। उसके साथ साथ क्या टॉपिक इन चीज़ों पर आप इम्फेसाइज कर सकते हो अगर आपके फ्यूचर में जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड समझ आता है जिससे आपको फ्यूचर एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको सिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज बतानी थी। मराकाइबो जो है वो यूक्रेन से बिलोंग करती है, टैब्रिज वेनेजुएला से, नूक जो है वो ग्रीनलैंड से बिलोंग करती है और दोनस जो है वो बेसिकली ईरान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमें ये बेसिकली इसका आंसर बताना कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, एक पेयर, दो पेयर, तीन या ऑल द फोर, मतलब चारों पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना था। देखो सबसे पहली बात, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये पता चलती है कि जेकेएसएसबी ने जो प्लेसेस इन न्यूज है वहां से क्वेश्चन डाला है। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज, तो जो भी प्लेसेस फ्यूचर एग्जाम्स के लिए न्यूज में रहती हैं उनको आपने प्रिपेयर, जैसे ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है सबको पता है। यूएसए हर तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मैं ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लूंगा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है निकोलस मुड्रो को जो है उठा लिया। ठीक है, यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट कब से न्यूज में चल रहा है, तो मतलब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये चीजें जो है वो न्यूज में है रिस्पेक्टिव कंट्री, या वो सिटीज भी न्यूज में हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा जो दोनस का एरिया है या खेरसॉन का एरिया है, लुहान्स का एरिया, यैप्रोरिजिया का एरिया, ये सारे यूक्रेन के एरिया जिन्हें रशिया ने एनेक्स किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली या तो जो प्लेसेस इन न्यूज वाला टॉपिक्स जो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक को जेकेएसएसबी ने प्रायोरिटी में लेना शुरू कर दिया। तो आप इसके रिलेटेड भी चीजें पढ़ेंगे, जो भी कंट्रीज जो भी प्लेसेस न्यूज में है वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो अगर जो मैराकाइबो है, मैराकाइबो बेसिकली कहां पर है, ये वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये वेनेजुएला में है, तो पहली जो आपकी है वो गलत है। टैब्रिज जो है वो ईरान की सिटी है। टैब्रिज किसकी सिटी है? ईरान की सिटी है, तो ये भी गलत है। नूक जो है वो ग्रीनलैंड का ही पार्ट है। नूक जो है वो ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी सिटी भी है और ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है, तो ये तो करेक्ट थी। ठीक है, थर्ड पेयर जो आपका करेक्ट है। और दोनस जो है वो ईरान में नहीं है। दोनस्क हो गया, लुहांस हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, खेरसॉन का एरिया हो गया। ठीक है, ये सारे एरिया जो है ये सारे एरिया यूक्रेन के थे जिनको रशिया ने एनेक्स कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली वो प्लेसेस हैं जो न्यूज में, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था, ओनली वन पे। तो यहां से हमें ये समझने को मिला कि जो भी प्लेसेस इन न्यूज होंगी उनको भी आप पेपर में जाने से पहले देख के जाओगे जो आपके फ्यूचर पेपर होने वाले हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इन इंडिया, तो जो रिसेंटली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ठीक है, देखो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है क्या? देखो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें हम डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को प्रमोट करेंगे। जैसे जैसे एग्री स्टैक हो गया, जैसे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, साइल प्रोफाइल मैप्स हो गया, मतलब हम डिजिटलाइजेशन एक तरह से एग्रीकल्चर में ला रहे हैं। जैसे आपकी यूनिक आईडी आधार होती है ना, इसी तरह फार्मर की भी एक आईडी बनेगी। ठीक है, जिसको यूनिक फार्मर्स आईडी बोलेंगे इसके तहत। और भी काफी चीजें हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, जैसे सॉइल प्रोफाइलिंग होगी, मतलब जो मैप्स बनेंगे बेसिकली उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फार्मर्स का जो है आधार के साथ उनका फार्मर का लिंक रहेगा। ठीक है, क्रॉप सोन एक रजिस्ट्री होगी जिसमें बेसिकली जो जो क्रॉप्स ग्रो की गई हैं उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली सारी एक डिजिटल वे में एग्रीकल्चर प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट थी ना, एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर किया जाए जिसमें एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कंप्रिहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी और प्रोफाइलिंग मैप्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे होगा और महालोनोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्टिंग सेंटर को सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली करेक्ट है। बेसिकली जो हमारे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास पूरी रजिस्ट्री हो, पूरा रिकॉर्ड हो। ठीक है, फार्मर्स का मोबाइल बेस्ड ग्राउंड सर्वेज हो। ठीक है, उसके बाद जो है लैंड रिकॉर्ड्स, उनकी फिजिकल लोकेशंस हमें पता हो। फिर उसी तरह हमारे जो कोऑर्डिनेट्स अच्छे हमें पता हो, बेसिकली क्रॉप जोन पैटर्न्स किस तरह से हम एडजस्ट करें वो पता कर सके, फ्लड मॉनिटरिंग हो, ड्रॉट सिस्टम हो, तो मतलब डिजिटल को एग्रीकल्चर में लाना। तो ये बेसिकली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में था। ये तीनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट है। ये एक ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं चीजें कि किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो मतलब अब आप करंट अफेयर्स भी फैक्चुअल नहीं पढ़ सकते सिर्फ वन लाइनर वाले, इसमें भी कंसेप्चुअल आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। कौन कौन सी स्कीम्स आई, स्कीम्स के अंदर फर्दर क्या क्या है उसमें, उसके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आर्ट एंड कल्चर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। देखो बेसिकली ट्रेंड यही है कि जैसे जिन चीजों में मैच द फॉलोइंग बन सकता है वो मैच द फॉलोइंग बनाएगा, और जिन चीजों में कंसेप्चुअल चीजें वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो आदि शंकराचार्य जी का है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है बेसिकली वो किसका है, श्री रामानुजाचार्य का। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपस में करेक्ट है, ये तीनों ही स्टेचुज इन ही पर्सनैलिटीज के हैं। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में है, ठीक है, ये तो क्लियर था। और ये स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, आदि शंकराचार्य का। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो रामानुजाचार्य जी का हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका कल्चर का एंगल भी इन्वॉल्व है, ठीक। तो कल्चर में भी फैक्चुअल चीजें, उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले फोकस करवाया था, और आर्ट एंड कल्चर की पहले मैराथन सेशन जो मैंने लिया उसमें मैंने डाला भी था ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आई, टेंटेटिव लिस्ट, ये वो क्रिएटिव सिटीज, यहाँ से पेपर क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब यहाँ आपको मतलब हर एक आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटिव जो बेसिक है प्लस उसको इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एज वेल। नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तुम लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। जब मैंने मतलब आर्ट एंड कल्चर का पहला सेशन लिया था, मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारी है सारी पढ़ाई थी, एक एक के अंदर जो जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी कवर करी थी। इसमें हमें बताना था इनमें से कौन सी जो इंक्लूडेड है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में वो होंगी जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी नहीं है, ठीक है। तो अब तुम इसमें से ये तो जानते हो कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, अगर तुम्हें वो पता होती, वो इस लिस्ट में से तुम निकाल देते तो ऑटोमेटिकली तुम इसके आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि कंचनजुंगा जो नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। इसी तरह जो नेशनल हेरिटेज ऑफ वर्कला ये नहीं है, ठीक है। नाग हिल ओपिलियोलाइट भी नहीं है, नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स भी नहीं है, और मेघालयन एज केव्स भी अभी नहीं है। बट रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी है प्रेजेंटली अवेलेबल। तो ये दो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो अगर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो ये टेंटेटिव लिस्ट में नहीं होंगी, तो इनको छोड़ के ये चार जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में होनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर कोई बंदा दिमाग लगाना चाहता है इस क्वेश्चन का तो ये सोच के दिमाग लगाता और ये करेक्ट भी हो जाता, ठीक है। अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो जो बिलोंग करती हैं वो पता होती तो आप उनको यहाँ से निगलेक्ट करके बाकियों को टेंटेटिव में मान सकते। देखो ये भी करेक्ट वे नहीं है, बट एटलीस्ट ना कुछ तो तुम कुछ करते ना, और फिर यहाँ पे वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाना था। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये इन डेप्थ एनालिसिस, अब तुम ये सोचो कि तुम सिर्फ मतलब जो पढ़ा है वो डायरेक्टली लाइन टू लाइन पेपर में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए, जो तुम्हारे पास जो तुमने पढ़ा है उस नॉलेज के बेसिस पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करके आंसर तक पहुंचना होता है ऐसे पेपर्स में, ठीक है। ये चीजें भी आपको सीखनी है, इसीलिए तो ये एक्सप्लेनेशन में ला रहा हूं। बट मेरे को ना इस क्वेश्चन में ऐसा लगा कि फ्रीडम स्ट्रगल में जेकेएसएसबी के पास इतने क्वेश्चंस होते हैं फ्रेम करने के लिए, इतनी चीजें हैं यार फ्रीडम स्ट्रगल में, बट ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स में और ये क्वेश्चन लाना मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चन डालेगी। बट एनी हो डाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कम बच्चों को ही पता होते हैं, ठीक है, इनके आंसर्स वगैरह, बट चलो फिर भी करते हैं। तिलका मांझी जो है उन्होंने पहाड़िया ट्राइब को मोबिलाइज किया था जिसे वो बिलोंग करते थे, और कंपनी की ट्रेजरी पे रेड करी थी। सिद्धू और कन्नू मुर्मू जो हैं वो संथल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने संथल जो है रिबेलियन और हुल रिबेलियन में जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उनको बेसिकली प्रमोट किया। देखो ये आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि आप सबको ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सिद्धू और कन्नू जो हैं वो बेसिकली इस रिबेलियन के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड स्टेट में मलाटी मेम जो है टी गार्डन कम्युनिटी के, उन्होंने अपोज किया था महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट, ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। ये बेसिकली जो इनकी बात करें मलाटी मैम, ठीक है, जो हमारी टी गार्डन कम्युनिटी की थी, ये पहली फीमेल मार्टियर हुई थी असम की फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, पहली तो ये स्टेटमेंट। और इन्होंने कोई भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट को अपोज नहीं किया था। इनफैक्ट इन्होंने जो ये इनकी महात्मा गांधी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह उनमें पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट तो गलत है, इन्होंने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया था महात्मा गांधी की सत्याग्रह मूवमेंट, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन्होंने अपोज किया था, ये स्टेटमेंट गलत थी। पहली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, बट ये क्वेश्चन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूछा जाएगा, ठीक है, और ना ही ये मैंने कभी पढ़ा है, ठीक है। बट अब मेरे को यहां से सीखने को ये मिला कि आपकी जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं और पीजेंट मूवमेंट हैं, जैसे इक्का वगैरह मूवमेंट जो होगी, आप वो भी देख के जाना, ठीक है। जो भी रिबेलियंस हुई है ना ट्राइबल्स और पीजेंट्स मूवमेंट, ठीक है, ये सारी भी देख के जाना। आने वाले पेपर्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बाकी तो फ्रीडम स्ट्रगल में हमने चीजें देखी थी, अब ये वाला जो कंपोनेंट है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सारा कवर करते चलो फिर बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट हम कर लेंगे, डोंट वरी। मैक्सिमम देखो हमने
चीज़ें तो कवर की हुई है ना। अब एडिशनल जो हमें लग रहा है कि जो हमने सोचा था कि शायद ये रेलिवेंट नहीं है, जैसे ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट, मुझे नहीं लगा था कि इतना इन डेप्थ जाके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, बट अब पूछ रहा है तो ये भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी, एक सेशन में, ठीक है। अब जैसे ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो तुम सबका ठीक होना चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजी में तुम्हें अच्छे से पढ़ाई भी थी और तुमने ये कवर भी करा हुआ, ठीक है। जैसे पुणे पैक्ट की बात करें तो पुणे पैक्ट सबको पता है 1932 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने डिक्लेरेशन, देखो इरविन ने बेसिकली, इरविन जो है उसने डिक्लेरेशन 1929 में दी थी ना। उसने 1929 में बोल दिया था 31 अक्टूबर में कि बेसिकली मैं डोमिनियन स्टेटस दूंगा इंडिया को और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का गोल होगा, ठीक है। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो पता है 1931 में हुई थी, सबको पता है। 1930 में वाली 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अगर मैं इनको क्रोनोलॉजिकल लगाऊं तो पहले जो है वो सेकंड इरविन की डिक्लेरेशन हुई थी, फिर उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद पुणे पैक्ट साइन हुआ था, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो इसने भी करेक्ट किया, तो ये क्वेश्चन तो करेक्ट होना ही चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो रही है तो फिर दिक्कत आ जाएगी पेपर में, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं था यार, ये क्वेश्चन भी आपको फिजियोग्राफी अच्छे से पढ़ाई गई थी तो उसमें ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए था। जैसे अगर मैं आपको, ये क्या है बेसिकली हिल्स हैं और उनके बारे में कुछ फीचर्स हैं जो आपको, जैसे नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, महादेव हिल्स, विंध्यन रेंज। तो पहले तो इनको देखो, आपकी एनसीईआरटी में एक सिंपल सी डायग्राम, मैंने जब आपको ये फिजिकल डिवीजन पढ़ाई थी मैंने वो डायग्राम सामने लगाई हुई थी, तो आपको तो वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आप उसका अगर लोअर पार्ट थोड़ा सा बना के तुम्हें उस डायग्राम को क्लियर कराऊं, आपको पता है ये आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया ना, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ये आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जिस जगह से मिलते हैं उनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? नीलगिरी हिल्स, ये तुम सबको पता है। इसी वेस्टर्न घाट के आगे नीचे वाली तरफ एक्सटेंशन है अनामलाई हिल्स। तो मतलब जो हमारी नीलगिरी हिल्स हैं उनके भी नीचे हमारी अनामलाई हिल्स हैं, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। और सबसे नीचे मैंने आपको बोलता है सदर्न में कार्डेमम हिल्स है ना, कार्डेमम हिल्स केरला में, ठीक है, कार्डेमम हिल्स, तो ये सबसे नीचे, इतना तो आपको क्लियर था। फिर और क्या यहाँ पर किसकी बात की गई है? महादेव हिल्स और विंध्यन है। देखो आपको पता है, आपको यहाँ पर एक विंध्यन रेंज चलती है, यहाँ पर एक सतपुरा रेंज है ना नीचे, और इन दोनों के बीच में हमारी जो है नर्मदा रिवर फ्लो करती है, नर्मदा वैली वाला एरिया। तो नर्मदा रिवर जो है इनके बीच में फ्लो करती है। यहाँ पर हमारी विंध्यन रेंज है और यहाँ पर हमारी सतपुरा रेंज है। ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। और सतपुरा रेंज में ही यहाँ पर महादेव हिल्स है। कौन सी हिल्स है? महादेव हिल्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहली बात तो नीलगिरी हिल्स के बारे में बताओ, इनमें आपको करेक्ट मैच करना है, नीलगिरी, अनामलाई, महादेव और विंध्यन रेंज, और यहाँ पर है पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है। महादेव हिल्स इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, इसका ये होना चाहिए। अनामलाई हिल्स जो है वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में आती है, बिल्कुल इनके नीचे। और कौन सा बच गया हमारे पास? विंध्यन रेंज जो है ये पैरेलल चलती है नर्मदा वैली के, नर्मदा वैली के साथ विंध्यन रेंज पैरेलली मूव करती है, ऊपर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इसका मतलब पहले का थर्ड था, सेकंड का फोर्थ था, पहले का थर्ड था, सेकंड का फोर्थ था, है ना, और थर्ड का फर्स्ट था। पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ और थर्ड का फर्स्ट था, ठीक है, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब आपको फिजियोग्राफी, ये तो मतलब बेसिक एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में जो मैप है वहां से क्लियर हो जाता है। और मेरा सजेशन पीछे भी यही था और अब भी सेम यही रहेगा। जैसे आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उनमें जो भी एनसीईआरटीज की बुक है उसके रिलेटेड, मान लो आपका साइंस है तो एनसीईआरटीज क्लियर होनी चाहिए, मान लो आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटीज क्लियर होनी चाहिए, मान लो आपकी इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटीज पे होल्ड होना चाहिए। आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अब यूपीएससी, थोड़ा नहीं काफी अब यूपीएससी की तरफ जा रहा है। तो यूपीएससी की तरफ जा रहा है तो आपने कहीं भी अगर किसी भी यूपीएससी टॉपर से समझा होगा तो वो ये जरूर कहते हैं कि आप एनसीईआरटीज पे होल्ड बनाओ। तो एनसीईआरटीज से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है और ऐसे पेपर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तुम फैक्चुअल डेटा रट के जाओगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। और इन पेपर्स में चाहिए टाइम बेसिकली पेपर कवर करने में। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। 10 डिग्री चैनल किस किस ग्रुप को सेपरेट करता है? तो आपको पता है 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को सेपरेट करता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये सबने ही करा होगा, ठीक है। इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार में सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे मिडल अंडमान है, ठीक है, मिडल अंडमान के बाद हमारे पास साउथ अंडमान है, और साउथ अंडमान के बाद हमारी थोड़ी जगह छोड़ के लिटिल अंडमान आते हैं। क्या आते हैं? लिटिल अंडमान। ये सारे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है। उसके बाद फिर हमारी जो है निकोबार शुरू हो जाता है। पहले कार निकोबार आता है, फिर उसके नीचे जो है हमारा जो है ग्रेट निकोबार आता है, ठीक है। तो ये अंडमान, आप देखो पेपर में क्वेश्चन आपको आया था अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये तो आपको पता है, बट साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। आप कभी ये भी तो पूछ सकता है
इनके बीच में डक्कन पैसेज है। फिर आपको पूछ सकता है कि जो बेसिकली कैपिटल है अंडमान निकोबार, जो पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके जो है आपको पूछ सकते हैं कि कोको चैनल कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान के ऊपर जो है वो कोको चैनल है, कोको चैनल है। इसी तरह आपको बेसिकली पूछ सकता है 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? वो अगर हम लक्षद्वीप में बात करें, लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड्स की बात करें, तो मालदीव्स को मिनिकॉय से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। उसी तरह 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका कवरत्ती को मिनिकॉय से सेपरेट करता है, ठीक है। उसी तरह ग्रैंड चैनल है जो सुमात्रा को निकोबार से सेपरेट करता है। पार्क स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मतलब ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये सारा फिजियोग्राफी में हमने कवर भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया था डेमोग्राफी के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड? तो इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड के रिलेटेड जो जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि एक जो कंट्री है उसकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है, तो ओल्ड एज और बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशियो ड्यू टू राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो किसी भी देश की अगर वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, मतलब जवान पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओल्ड एज और बच्चों की पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट में तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, डेमोग्राफिक विंटर। देखो डेमोग्राफिक विंटर का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी। यार थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता था कि डेमोग्राफिक विंटर किसे कहते हैं, ठीक है, मान लो, बट तुम इस क्वेश्चन को फिर भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं अगर पेपर में, ठीक है, लेकिन उस टाइम प्रेशर में मुझे पता नहीं लगता, बट फिर भी अगर आप सोचो, अब यही चीजें तो तुम्हें सीखनी ना। अगर तुम यही बोलते रहोगे कि सर इधर घर बैठ के पेपर सॉल्व करके दिमाग लग जाता है, उधर नहीं लगता, तो भाई तुमने अगला पेपर भी तो वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के देना है ना। तो ये चीज सीखनी है कि कल पेपर में जाके दिमाग लगे, उसके लिए ये चीजें दिमाग में बैठोगे, पेपर सॉल्व करोगे, वापस ये चीजों को एनालाइज करो, तभी तो करोगे ना। तो डेमोग्राफिक विंटर, अगर एक तो बोल रहा है डेमोग्राफिक विंटर, विंटर मतलब कोल्ड हो गया, मतलब इससे विंटर वर्ड जहां भी यूज होना उसमें मेनली होता है कि कोई भी किसी चीज में अच्छा नहीं है, उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो उधर से बोल रहा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी तो किसी देश के लिए अच्छा ही होगा ना, और ओल्ड एज डिपेंडेंसी कम होगी तो अच्छा ही होगा। ये इसका उल्टा बोल रहा है, ये स्टेटमेंट गलत थी। बेसिकली ध्यान से सुनो, बेसिकली डेमोग्राफिक विंटर का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में एक कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो उसकी पॉपुलेशन है वो एज होती जा रही है, उसमें फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, मतलब बर्थ कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन एज होती जा रही है, उसमें मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है। तो जो किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसका फर्टिलिटी रेट जो है डिक्लाइन। देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि किसी भी देश के एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। अगर कोई देश रिप्लेसमेंट लेवल से कम जाएगा, ठीक है, इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से कम जाने का मतलब ये होता है जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल से कम होती है कि जो उसमें डेथ हो रही है, उतने लोग जन्म नहीं ले रहे हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन को। तो उससे अगर कम हो जाए तो इससे ये दिक्कत होती है कि आगे जो है यूथ कम होगा, यूथ कम होगा तो ग्रोथ कम होगी। तो बेसिकली ये इसका यहाँ पर उल्टी स्टेटमेंट दी, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय डेमोग्राफिक डिविडेंड टिल मिड 21st सेंचुरी तक हम इनमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा इंजॉय करेंगे, और इसकी रियलाइजेशन तभी हम कर पाएंगे जब हम एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करें। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका करेक्ट था। बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, ये एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि एक देश की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, वो ओल्ड एज और बच्चों से ज्यादा है। इसका मतलब है वो देश जो है वो ग्रो कर सकते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन ही तो काम करेगी, बुजुर्ग और बच्चे थोड़ी काम करेंगे। तो ये एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड। और तीसरी स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो जो है उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होगी, बट वो डिपेंड करेगा कि हम एजुकेशन, भाई अगर तुम्हारा यूथ नशे में है तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो ग्रोथ करेगा? नहीं करोगे ना। तो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट इसके साथ रिजेंबल करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है डेमोग्राफिक विंटर, वो इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, या उनके चैलेंजेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। डेमोग्राफिक विंटर रिप्रेजेंट करता है कि किसी देश में जो है वो फर्टिलिटी रेट अब कम हो गया है, उसकी वजह से उसकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, इन देशों में हो रहा है। ये होता है डेमोग्राफिक विंटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग थी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इसके साथ जस्टिस कर पाया हमें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अब आपके लेक्स हैं और उनके जो हैं आपके सामने स्टेट्स हैं। देखो लेक्स जब पढ़ाया भी था मैराथन सेशन में, उसके साथ भी डिस्कस किया, तो यही बोला था कि लेक्स जहाँ जहाँ पर जो हैं उनके देख लो, ठीक है। प्लेसेस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहाँ से, और उनके फीचर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए। इस बार प्लेसेस में आगे कई बार फीचर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले कोलेरू लेक की बात करें। कोलेरू लेक तमिलनाडु पे नहीं, बट कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। तावा रिजर्वायर जो है, तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट गलत थी। नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो है ये बोल रहा है आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में, हरियाणा के गुड़गांव में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 पेयर यहाँ पर करेक्ट थे, 2 पेयर यहाँ पर रॉन्ग थे, ठीक है। तो ये तो आपको फैक्चुअल है, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपको फैक्चुअल किसी भी, देखो यार सिंपल है, कोई रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तो भाई उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। लेक्स है तो कौन सा लेक जो है बेसिकली कौन सी स्टेट्स में है, या उस लेक के कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। आप तो जैसे रिवर्स है वहां से ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो आपको इन चीजों के लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। अब कोपन क्लासिफिकेशन, आई होप तुमने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा, वेदर एंड क्लाइमेट वाले सेशन में कवर हुआ था मैराथन में। देखो कोपन क्लाइमेट टाइप के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, किसके होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर कैपिटल ए जो है वो किसका ट्रॉपिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और बी जो है वो डेजर्ट वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 2 ही यूज हुए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मैप में समझाया था ट्रॉपिकल सवन्ना कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, और ट्रॉपिकल मानसून कहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी अब यहाँ पर ये फीचर्स किसके हैं, वो फीचर्स भी समझ आते हैं ना, तुम तब भी इसके आंसर में पहुंच। इन्होंने खाली कोपन क्लासिफिकेशन में वर्ड्स मेंशन किए थे, इन्होंने साथ में उसकी डिटेलिंग भी दी थी। ये तो मतलब आपके लिए इजी हो जाता और इसको करना। जैसे एवरेज मंथली टेम्परेचर वहां पर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल जो है वो 2000 mm से जो है ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये अच्छी खासी रेनफॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी रेनफॉल जो है वो कहाँ पर होती है, वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में, और वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है। और ह्यूमिड कंडीशन जो है वहाँ पर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ से भी समझ आना चाहिए था कि डेंस, और ऐसा ही पेपर सेम क्वेश्चन जो है पीछे पेपर में आया था, आई थिंक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में आया था या वाइल्ड लाइफ गार्ड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट पेपर, बट डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आया था एवरग्रीन फॉरेस्ट के रिलेटेड, और वहां पर भी यही चीजें थी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, तो तुम्हें वहां से भी आंसर, बट वहां पर ये नहीं पूछा गया कोपन क्लासिफिकेशन में क्या है, बट यहां पर तो कोपन क्लासिफिकेशन में आगे उसका फीचर भी दिया हुआ था, तो इसका क्वेश्चन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही बनना था। आई होप तुमने ये क्वेश्चन भी करेक्ट किया होगा, ठीक है। तो देखो आप जो भी मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं, इसको तुम जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके लाइटली नहीं ना ले सकते, तो इसको समझोगे और उस नॉलेज को यूज करोगे, तो मतलब ऐसे नहीं जाओगे कि मतलब जैसे लकीर के फकीर बन के चले गए, वही क्वेश्चन है तो वैसे ही डायरेक्ट एज सच वैसे क्वेश्चन आएगा, तो नहीं। अब जैसे मान लो ये नेशनल वाटरवेज है, तो ट्रांसपोर्ट एंड जो कम्युनिकेशन वाला मैराथन सेशन है उस पर मैंने कवर किया था नेशनल वाटरवेज के बारे में, ठीक है। तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे नेशनल वाटरवे जो सेकंड की अगर मैं बात करूं, नेशनल वाटरवे सेकंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ये बिल्कुल आपको क्लियर था। नेशनल वाटरवे थर्ड जो है वेस्टर्न कोस्टल जोन में है, ठीक है, केरला वाले एरिया में, ये भी क्लियर है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। बट नेशनल वाटरवे जो 1997 है ना, उसको उल्टा कर दिया। 97 वाला सुंदरबन रीजन में है, मतलब आपके वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, और जो आपका बेसिकली जो 111 है वो कहां पे था, जुआरी रिवर गोवा वाले एरिया में, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2 थे, ठीक है। देखो भाई जैसे नेशनल वाटरवेज पूछ रहे हैं ना सारे नेशनल वाटर, इसी तरह तुम्हें नेशनल हाईवेज भी पूछेगा, इसी तरह तुम्हें रेलवे जोन्स भी पूछेगा, इसीलिए तुम्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके हेडक्वार्टर कहाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में पड़ता है, उसका क्या नाम है, ये सब तुम्हें चीजें आप कवर करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थीम्स की चीजें पढ़ा करो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे मैंने कवर करवाया था ये चीज, नेशनल वाटरवेज वहां पे मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और आप आने वाले दिनों पे और भी इनडेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अभी भी इनसे भी और इनडेप्थ चीजें पूछ रहे हैं, तो और इनडेप्थ आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप तुम कुछ छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे नेशनल वाटरवेज है या रेलवे जोन है, या आपके मान लो हम उनकी बात कर लेते हैं ना, आपके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अब ये नहीं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, जैसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर है वो पढ़ लिया, या शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पढ़ लिया, या मतलब ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, वैसा नहीं। अब तुम्हें सारे एयरपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको सिक्किम का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी पता होना चाहिए, तो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्रोनोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में कौन सी डायनेस्टी पहले आई कौन सी बाद में, ये तो तुमने क्वेश्चन किया होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कल्हाना की राजतरंगिणी के मुताबिक करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है, कौन सी डायनेस्टी जम्मू कश्मीर में कौन सी पहले थी कौन सी बाद। देखो सबसे पहली बात, कल्हाना की राजतरंगिणी में जो पहला रूलर कल्हाना ने मेंशन किया वो गोनंदा 1 था ना, तो इसका मतलब सबसे पहले तो गोनंदा डायनेस्टी होगी, तो पहले नंबर पे तो आपकी गोनंदा डायनेस्टी होगी, ठीक है।
इसकी 1400 BC से लेके 7 कॉमन एरा तक गोनंदा डायनेस्टी ही चली है, ठीक है। उसके बाद जो है गोनंदा डायनेस्टी खत्म होती है, हमारी काराकोटा डायनेस्टी आ गई थी। दूसरे नंबर पे हमारी काराकोटा डायनेस्टी थी ऑफ दुर्लभवर्धना, ठीक है, काराकोटा, और इसी में ललित आदित्य मुक्तापिता थे जिसको समुद्रगुप्ता कश्मीर वगैरह कहते हैं। तो उसके बाद गोनंदा डायनेस्टी के बाद दूसरी कौन सी, काराकोटा डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद तीसरी डायनेस्टी, उसके बाद हमारी आई थी उत्पाला डायनेस्टी जिसके अवंती वर्मन थे, ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी जो आपकी 9th सेंचुरी कॉमन एरा में 855 CE से 1003 CE तक चली थी, 11th सेंचुरी तक चली थी। और 11th सेंचुरी में आपकी लोहारा डायनेस्टी आ गई था और संग्राम राजा, ठीक है। तो अगर मैं इसको करेक्ट सीक्वेंस में मार्क करूं तो पहला ही है, देन वी हैव थर्ड, देन वी हैव सेकंड एंड देन वी हैव फोर्थ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, इस बच्चे ने भी करेक्ट कहा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हारे गलत नहीं होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे तभी तो स्कोर्स में लाइक करोगे। और जिस पोर्शन के लिए आप बोल रहे हो वो देखो उसकी वजह से भी मैरिज जो है वो नीचे ही जाएगा ना आपका, ठीक है, कट ऑफ विल फॉल, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो पोर्शन डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो पोर्शन जो है जैसे कंप्यूटर वाले कुछ क्वेश्चन है वो तो यार ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी अगर फिर आपके गलत हो रहे हैं तो फिर तो नहीं ना आओगे मेरिट में। तो इन क्वेश्चन को ठीक करना है आपको, ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस करना। अब नेक्स्ट देखो बाहु फोर्ट के बारे में आप बताओ। देखो बाहु फोर्ट जब मैं आपको पढ़ा भी रहा था मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अब वो नहीं पूछेगा, ये पीछे 4-5 दिन पहले का सेशन बोलो कि बाहु फोर्ट कहाँ पर है, जम्मू में, अब उसकी पूछेगा। जैसे पीछे पेपर में पूछा था कि ऑक्टागनल शेप में है, ठीक है, तो बाहु फोर्ट इज इन ऑक्टागन। अब उसके और फीचर्स जो है पीछे, अब तुम्हें कोई भी टूरिस्ट प्लेस है उसके फीचर्स, उसकी बेसिकली जो उनकी डिफरेंट साइट्स होती है ना, हर डिस्ट्रिक्ट उसके जो टूरिस्ट प्लेस हैं, उनके जो टूरिस्ट प्लेस के जो फीचर्स हैं उनको क्लियर कट पढ़ो अच्छे से। जैसे बाहु फोर्ट जो है वो बेसिकली ओरिजिनली राजा बहुलोचन ने बनाया 3000 साल पहले, तो माना जाता है अप्रॉक्सीमेट 1350 कुछ बुक्स मानती हैं BCE में ये बना है, ठीक है, तो 3000 साल पहले। इसको डोगरा रूलर्स ने 19th सेंचुरी में रिफर्बिश किया था, बिल्कुल, जिनमें महाराजा गुलाब सिंह जी का इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अंदर माँ काली का टेम्पल भी बेसिकली उन्होंने बनवाया, ठीक है। और ये ऑक्टागनल शेप का, तुम्हें ये भी याद रखना है, ठीक है, तवी के फ्रंट में है, जस्ट बीनीथ द फोर्ट के नीचे एक बेसिकली बागे बहू जो है गार्डन है, ये तुम्हें पता है, और मुगल स्टाइल में गार्डन बना हुआ। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की करेक्ट थी, ठीक है। बट यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि मानो अगली टाइम पे पेपर में अखनूर फोर्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो अखनूर फोर्ट कैसा है, कैसा दिखता है, ये देख के जाना। मैंने तुम्हें ये बार बार चिल्लाया था कि जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में जस्ट अब ये नहीं पता करना कि रूफ जो है वो कश्मीर का डांस फॉर्म है, बट रूफ में कैसे क्या पहनते हैं, क्या करके मतलब डांस कैसे किस तरह से होता है, क्या क्या है, वो सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो फिर जाके आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन था। हाँ, जैसे देखो इसके भी अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये कौन सा बेसिकली आर्ट फॉर्म है, उसके बारे में कुछ लाइन्स हैं, उसके कुछ फीचर्स लिखे हैं, तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए। जैसे इसको ट्रेडिशनल फोक थिएटर स्टाइल, इसमें प्ले भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये बेसिकली अदर फॉर्म से इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें सिंगल परफॉर्मर होता है जो परफॉर्म करता है डांस का। रूफ तो यहीं से निकाल सकते थे ना आप, ठीक है। इट वॉज मेंशन बाय कश्मीरी सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी इन हिज वर्सेज एंड ट्रैवल बुक ऑफ इंग्लिश राइटर सर वॉल्टर लॉरेंस। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है बांड पाथर। तो बांड पाथर जो है ना हमारे पास, बांड पाथर जो है बेसिकली वो एक तरह का इसमें सिंगल परफॉर्मर होता है। बांड पाथर क्वेश्चन काफी टाइम से आ रहे हैं और इसमें प्ले, ड्रामा, ठीक है, एक्टिंग, डांस, म्यूजिक सब कुछ है इसमें, ठीक है, तो वो परफॉर्म करते हैं। और कश्मीरी सूफी संत जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नंद ऋषि आलमदर कश्मीर भी कहते हैं, उनके जो वर्सेज हैं, अब पेपर में इनके वर्सेज को शुक्स कहते हैं। अगर ये एक स्टेटमेंट में आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए, उन्होंने अपने शुक्स में भी इसके बारे में मेंशन किया है। तो बहुत अच्छे से तुम्हें ये कवर करना है, जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं जम्मू कश्मीर की, उनके पूरे फीचर्स तुम्हें कवर होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो जो GI टैग्स हैं उनके फीचर्स जो है तुम्हें कवर होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस, अब जस्ट इसको GI टैग मिला है ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अगर फेरन है तो फेरन में क्या क्या होता है, किस किस तरह का एम्ब्रॉयडरी है, वो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, इन पेपर से यही चीजें सीखनी है और अगले पेपर्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल गार्डन इन कश्मीर आर करेक्ट। हमें मुगल गार्डन के बारे में स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। जैसे निशात बाग जो है वो 17 भाई ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से करी होगी, और ईस्टर्न बैंक में है डल लेक, बिल्कुल। निशात बाग जो है, निशात बाग 1633 आपको पता है इस एडी में ही बना था, आसिफ खान ने बनाया था, जो बेसिकली नूरजहां के ब्रदर थे, उन्होंने बनाया। तो ये आपको क्लियर है। बाकी ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसके अंदर, शालीमार बाग के अंदर, ठीक है। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है शालीमार बाग के अंदर? एक है पिंक पवेलियन जिसको दीवाने आम कहते हैं, ठीक है, गार्डन के, और ब्लैक पवेलियन जिसको दीवाने खास कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी कहता है कि अच्चाबल बाग जो है, ठीक है, जिसको साहिबाबाद भी कहते हैं, ठीक है, मुगल पीरियड में, वो मुगल एम्परर जहांगीर की याद में बनाया। देखो बेसिकली इस अच्चाबल बाग की अगर मैं बात करूं, अच्चाबल बाग का जो पहले नाम था ना, इसका जो ओरिजिनल नेम था, इसको बोलते थे बेगमाबाद। क्या बोलते थे?
बेगमाबाद, ठीक है, बेगमाबाद। बेगमाबाद इसलिए बोल जाता है, बेगम मतलब नूर जहान के। इसको बेसिकली कमीशन किया गया था 1620 में, और इसकी कमीशन किसने करी थी? नूर जहान ने, ठीक है, जहांगीर की वाइफ ने करवाई थी। इसको बेसिकली साहिबाबाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये जहांगीर को बेसिकली उसको डिवोट करने के लिए, ठीक है, इसको ये नाम से बुलाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट थी, बट ओरिजिनल नेम याद रखना इसका बेगमाबाद था, नूरजहां के नाम पे। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसको बाद में जो है 1600 के टाइम पे, 1630-40 के टाइम पे जो बेसिकली इसकी रीमॉडलिंग जो है वो जहानारा बेगम ने की थी। बट आपको ओरिजिनली इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको साहिबाबाद कहते हैं जहांगीर की मेमोरी में, और इसकी रीमॉडलिंग जो है फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आ जाए, इसको वापस रीमॉडल प्रिपेयर करा था जहानारा ने। जहानारा कौन थी? डॉटर ऑफ शाहजहां। तो जहानारा का नाम भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली वापस बता दो, अच्चाबल बाग है ना, अच्चाबल बाग जो है, अच्चाबल बाग को बेसिकली जो है वो किसने बनाया, इसको कमीशन किसने किया था? 1620 एडी में एम्प्रेस नूरजहां ने, जो मुगल एम्प्रेस जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। बेसिकली उसकी प्लेजर एक्टिविटी के लिए ये था। और इसको मेमोरी ऑफ मुगल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको साहिबाबाद भी कहते हैं, क्योंकि किसकी मेमोरी में? जहांगीर की मेमोरी में। बट इसको ओरिजिनली इसका नाम बेगमाबाद था, नेम्ड आफ्टर नूरजहां। बट बाद में इसकी रीमॉडलिंग भी हुई। तो पेपर में पूछ सकता है इसकी रीमॉडलिंग किसने करी है? इसकी रीमॉडलिंग जो है जहानारा बेगम ने की है। जहानारा बेगम कौन थी? शाहजहां की बेटी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। 3-4 क्वेश्चन रह गए, उसको कवर करेंगे। देखो ये तो मैंने एक पोर्शन डिस्कस किया है, इसी तरह जो आने वाले बाकी पोर्शंस हैं जो इस पेपर के हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो जब तक तुम इस अपने जो इस साल पेपर्स आ रहे हैं, पीवाईक्यूज आ रहे हैं, उनको नहीं देखोगे, पैटर्न को नहीं समझोगे, तुम उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे पेपर्स के लिए। अगर तुम पहले ही पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजें प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है यार। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ो। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट 10th वाली प्लेलिस्ट यूट्यूब में डाली है, जिसमें इस साल के जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें जो जो कंपोनेंट है मैं सारे डाल रहा हूँ। तो आप उस प्ले में उसको डिस्क्रिप्शन में डालो, उस प्लेलिस्ट में देखो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल, उसको ज्वाइन कर लो। कब क्लास होती है रिजल्ट मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और अगर मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बट पीवाईक्यू जो इस साल के हैं, इस साल के पीवाईक्यू सभी लगाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो अगर जेकेएसएसबी का इन फ्यूचर एग्जाम देना है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक जम्मू रीजन के बारे में हमें बताना है। देखो जम्मू सिटीज जो है उसमें अनइवन सी रिजेस हैं, ठीक है, पहाड़ी हैं छोटी छोटी, जिनकी कम हाइट्स है क्योंकि वो शिवालिक हिल्स में पड़ता है। इस स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो गलत हो सकती है, ये पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय लद्दाख रेंज टू द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। भाई मेरी बात सुनो, आपका जम्मू रीजन जो है वो बोल रहा है शिवालिक्स में पड़ता है, ठीक है, शिवालिक्स आउटर हिमालयस का पार्ट है भाई। उसके ऊपर जो आपके मिडल हिमालयस आएंगे जिसमें पीर पंजाल रेंज है, उसके ऊपर आपके ग्रेट हिमालयस आएंगे, ठीक है, ग्रेट, उसके ऊपर आपकी यंस्कर रेंज है, उसके ऊपर आपकी लद्दाख रेंज है, और उसके ऊपर काराकोरम रेंज है। भाई मैं यहां पर बात कर रहा हूं जम्मू रीजन की, और मैं उसको बोल रहा हूं कि लद्दाख उसको नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से घेर के रखा है। ये स्टेटमेंट कहां करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा जम्मू रीजन है उस रीजन में आगे पीछे पीर पंजाल और शिवालिक सी पड़ता है, ठीक है, जो जिसने उसको सराउंड करके रखा है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, दूसरी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग थी। तो आपको जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी, इनफैक्ट लद्दाख एरिया की आपको क्लियर होनी चाहिए, और फिर अपनी कॉमन सेंस का पेपर में यूज करना। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये तो नहीं आया ना क्वेश्चन कि सबसे ऊपर, अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पढ़ोगे यार कि काराकोरम लद्दाख यंस्कर रेंज है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लद्दाख जो है वो यंस्कर के ऊपर है कि नीचे। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। थोड़ा जिस एरिया के बारे में पूछा उसकी लोकेशन तुम्हें पता होगी तो तुम बता पाओगे कि उसमें ये फीचर है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपको पूछ लेता कि पीर की गली वाला एरिया जो है वो क्या बेसिकली जो है हमारे शिवालिक्स और जो है उनके बीच में ग्रेट हिमालयस के बीच में पड़ता है, तो बिल्कुल मिडिल हिमालयस का पार्ट है ना, मिडिल हिमालयस में आपकी पीर पंचाल वाला एरिया पड़ता है। तो थोड़ा इन चीजों को इस तरह से आप क्लियर करोगे। नेक्स्ट देखो, डचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, ठीक है। वैसे तो ये आपको डायरेक्टली भी पता है, सबको पता है कश्मीर वाली जो वैली वाला एरिया है, जबरवान रेंज है वहां पर। बट अगर ऐसे भी नहीं, और डचीगम नेशनल पार्क वहीं पर, बट ऐसे भी नहीं पता तो डचीगम नेशनल पार्क कश्मीर में, इतना तो पता है ना। और काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर रेंज ये पूरी कश्मीर से बाहर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जबरवान रेंज यहाँ था। इस तरह से तुम एस्टिमेट इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो तुम्हें क्वेश्चन निकलना ही चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो हमारी जबरवान रेंज है वो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस के बीच में, क्योंकि पीर पंजाल वाला एरिया में ही आगे जाके क्रॉस करके कश्मीर वैली आपकी आती है, और उसमें ही बेसिकली जबरवान रेंज है, और उसके आगे अगर आप चल जाओगे तो ग्रेट हिमालयस बन जाता है, बिकॉज पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सेंसस प्लान इन जेएंडके में एक सेंसस प्लान है अर्ली 2026 में, वो किस स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए? मार्खोर के लिए, हैंगुल के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए और हिमालयन ब्राउन बेयर के लिए, ठीक है।
ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन डालते हैं इन्होंने, मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं थी, अब मेरे को पता चला कि जो बेसिकली JNK में सेंसस प्लान हुआ है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन छूट कैसे गया, इसके बारे में क्यों नहीं मैं देख पाया, ठीक है, इसका मुझे खेद है। तो इसमें बेसिकली ये सेंसस जो है जिनके प्लान हुआ, ये मार्खोर के लिए प्लान हुआ है, ठीक है। बेसिकली हम पॉपुलेशन एस्टिमेट कर रहे हैं जो नियर थ्रेटन स्पीशीज है मार्खोर उसकी, जिसको कैप्रा फैल्कोनरी कहते हैं, इसका नाम भी याद कर लो, ये भी कई बार पूछता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सेंसस जो है वो जहां जहां पे मार्खोर पाए जाते हैं उन एरियाज को कवर करेंगे, उसकी पॉपुलेशन एस्टिमेट, जैसे काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला का, हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां की, टटाकुटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एरियाज में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। देखो ये इस पार्ट को हमने कवर किया है, इससे हम कंप्यूटर इंग्लिश सभी कवर करेंगे और साथ में आपकी बाकी क्लासेस भी आएंगी, बट अब तुम थोड़ा पढ़ाई वाली स्टेज में वापस आओ, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मैं क्लास तो कल से ही स्टार्ट कर दूं, बट तुम लोग अभी भी इसी में हो, तो जब तुम रेडी हो जाओगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए तो हम बाकी पोर्शन जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स, इनमें से कौन सी चेनाब की ट्रिब्यूटरी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन तुम्हें करना था। जैसे उज्ज जो है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तभी जो है वो चेनाब में पानी मिलाती है, ठीक है, ये भी पता है। पुंछ रिवर जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और नीरू रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट वन, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने ये चीजें आप तुम्हें इन चीजों के लिए प्रिपेयर हो। देखो इस सेशन से आई होप तुम्हें ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि किन चीजों पर हमें फोकस करना है। जैसे एक बार अगर मैं इस सेशन को रिकैप्चुलेट करूं तो प्लेसेस इन न्यूज एक नई चीज है जो तुम्हें कवर करनी पड़ेगी। आपके करंट अफेयर्स जो है उनमें स्टेटमेंट वाइज अगर मान लो कोई स्कीम है तो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस तुम्हें होनी चाहिए। बाकी आपको ये तो कल्चर वाला हमें पहले ही पता था, इसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर भी कर रहे थे, ठीक है, कल्चर में कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे। अब ये कि ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल में हम पहले सोचते थे कि ये बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों के पढ़ने के लिए, अब उसको भी आपने इंक्लूड करना है अच्छे से। सेकंड, ये तो क्रोनोलॉजी तो पूछ ही रहा है, जेके भी क्रोनोलॉजी चाहे इधर के हो, बाकी ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर होने चाहिए फिजियोग्राफी में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ईजी था। बाकी इस ये आप थोड़ी कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मान लो कोई टॉपिक आपके सिलेबस में है, जब आप उसको प्रिपेयर करते हो ना, मान लो आपने कहीं से भी पढ़ा, आप कहीं से भी प्रिपेयर करो, फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रिपेयर किया किसी बुक से पढ़ा या किसी यूट्यूब से पढ़ा या किसी कोर्स से पढ़ा, जहां से भी आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद मेरे सजेशन में एक बार गूगल में उस टॉपिक का नाम लिख के आगे यूपीएससी लिखे ना, तो कोई बहुत अच्छी अच्छी साइट्स आती हैं, उन साइट से भी एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। एक बार तुम्हें ये इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। और मान लो उसके कोई यूपीएससी ये मैं खास करके जीके पोर्शन के लिए बोल रहा हूँ, तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं तो वो भी साथ साथ लगा दिया करो। तो ये चीजें तुम्हें इनकलकेट करनी है अपने, ये तो पहले भी आपको करना ही था। कोपन क्लासिफिकेशन अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, उसके क्या फीचर्स हैं ये भी हमने ऑलरेडी उस सेशन में करा है। बाकी वाटरवेज, रेलवेज, इनके हेडक्वार्टर वो तुम्हें अच्छे से देखने हैं। उसके बाद ये तो क्रोनोलॉजी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, और जो भी आर्ट एंड कल्चर के चीजें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके फीचर्स पता होना चाहिए, कहां पर कौन से, आप उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम दिमाग लगाओगे, बाकी क्वेश्चन जो हैं ये कुछ ईजी थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के करंट्स आर इंपॉर्टेंट, तो ये आपको कवर करना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, अगर पसंद आया यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी तरह से आपको क्लासेस जो है वो रेगुलर मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। आने वाले दिनों में और सेशन भी आएंगे, और वापिस एक बार जो भी बच्चे हैं जिनको किसी भी हद में ऐसा लग रहा है कि हम प्रिपेयर करें नहीं करें, तो मैंने आज ही शाम को एक वीडियो 10 मिनट की डाली थी, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज के लिए कि तुम्हें क्विट करना चाहिए जेकेएसएसबी के और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं आई हाईली सजेस्ट ऑल यू कि मतलब 10 मिनट की वीडियो है, तुम्हें देख लेना, तुम्हें उससे कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।